आज से तकरीबन 1 महीना पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें सहाफ़ी इरशाद भट्टी डॉक्टर उमर आदिल का इंटरव्यू ले रहा होता है, जो कि एक होस्ट हैं जिन्होंने दावा किया कि डकी भाई पर जेल में तशद्दुद हुआ। उसने एक दफा सोचा कि उसको कहूं सिर्फ, बेटा वहां खड़े होना, ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर करना। आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। ये आप सादुर रहमान अल मरूफ डक्की भाई से मैं मिलने गया था, मैं पूछने गया था, लेकिन मैंने दफ्तर भी जाना था। आप उसकी बात कर रहे हैं कि उसको तो उस पर तशद्दुद हुआ है। तो सर और किसकी बात कर रहा हूँ? दोस्तों, आप लोगों को भी पता है डकी भाई 100 दिन जेल में गुजार के आया, तो इसने भी इसी तशद्दुद का जिक्र अपनी वीडियो में किया। उसने उस वीडियो में एक बहुत डिस्टर्बिंग वाकया भी सुनाया, जिसमें उसने बताया कि कैसे एक साइबर क्राइम के ऑफिसर ने उस पर तशद्दुद किया, इसको गालियां भी दी और वीडियो कॉल करके एक बच्चे को इस पर तशद्दुद करते हुए दिखाया। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से एनसीसीआई ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो? मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी बाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बेंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये? कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और का बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और ये मैं क्या बताऊं यार। दोस्तों, उस ऑफिसर का नाम सरफराज चौधरी था, जो कि एनसीसीआईए में एडिशनल डायरेक्टर थे। ये इदारा पहले एफआईए में होता था। साइबर क्राइम में ये इदारा साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है, जिसमें इंटरनेट पर होने वाले फ्रॉड्स, ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट और इसी मुतालिक काफी सारे जराइम। दोस्तों, डकी भाई को 16 अगस्त की रात को अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से इसी इदारे ने गिरफ्तार किया। डकी भाई इस बात का इल्जाम था कि इसने गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया, जिस पर उन्हें चाहिए था कि वो इस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट करते और जो फैसला भी अदालत सुनाती उस फैसले पर इनको अमल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो ऑफिसर था सरफराज चौधरी, इसका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा नफरत का इजहार कर रहा था। सरफराज चौधरी का एक इंटरव्यू भी सामने आया था जिसमें उनका पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मनफी और नफरत अंगेज माइंडसेट सामने आया था।
देखिए, फैमिली व्लॉगिंग किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं। मैं पर्सनली डकी भाई के व्लॉग्स नहीं देखता और ना ही कोई और फैमिली व्लॉग्स देखता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पर्सन, कोई ऑफिसर किसी इंसान पर सिर्फ इस वजह से तशद्दुद करे कि वो एक फैमिली व्लॉगर है। डकी के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलना चाहिए था, लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब ये जो ऑफिसर था सरफराज चौधरी, इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके साथ दीगर ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। सरफराज चौधरी और दीगर ऑफिसर्स पर इस बात का इल्जाम था कि इन्होंने डकी भाई से 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया। इसके अलावा इन पर यह भी इल्जाम था कि ये कई दीगर लोगों से भी रिश्वत ले चुके हैं, जिनमें फेक कॉल सेंटर्स तक भी शामिल थे जो लोगों के साथ फ्रॉड्स करते हैं। डकी भाई के केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो मुबैना तौर पे वो राब्ता करते हैं डकी भाई के वकील से और उनसे कहते हैं कि जनाब, अगर आप इनको कोई रिलीफ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो आपको देनी पड़ेगी और रकम जो है वो पे की जाती है। फिलहाल डकी को बेल मिल चुकी है। डकी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर किए जाने वाले तशद्दुद का इजहार किया। दोस्तों, हमारे सरकारी इदारों में कैसे निजाम चलता है ये आप और मैं सभी जानते हैं। कानून को फॉलो करके किसी को सजा देना या रिहा कर देना चाहिए, लेकिन अगर किसी इदारे में चेक एंड बैलेंस वीक हो तो उस इदारे में मौजूद तमाम स्टाफ अपनी जरूरत, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हैं। डकी को बेल तो मिल गई, लेकिन उस पर केस अभी भी जारी है। किसी पे इस तरह तशद्दुद करना ये इंतहाई गलत है। मैं ये सोचता हूँ कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है ही इस तरह का। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।